और मैं हूं बेअंत सिंह चौधरी आपके साथ। दोस्तों, आपके साथ कोई अत्याचार होता है या फिर कोई चोरी, मारपीट, झगड़ा या कोई हिंसा या फिर अश्लीलता की घटना घट जाती है और आप इस पीड़ा को लेकर के आपके पास के पुलिस थाने में जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। अब आप तो बड़ी उम्मीदों के साथ पुलिस थाने में जाते हैं ताकि सम्मान के साथ आपकी एफआईआर दर्ज हो और उस पर कार्रवाई हो और फिर आपको न्याय मिल सके, लेकिन आपकी इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाता है। पुलिस वाले वहां से आपको कोई ना कोई बहाना बना करके टाल देते हैं और आपकी जो एफआईआर है वो दर्ज होती ही नहीं है। अब इसका कोई भी कारण हो सकता है। हो सकता है कि सामने वाली पार्टी रसूखदार हो, इसलिए आपकी एफआईआर दर्ज ना हो पाए। और एक कारण यह भी होता है कि हर कोई जो पुलिस थाना होता है वो अपने रिकॉर्ड को सुधारना चाहता है, यानी कि जितनी कम संख्या होगी एफआईआर की उतना ही उसका अच्छा रिकॉर्ड माना जाता है। तो यही कारण होता है कि वो रिकॉर्ड में एफआईआर की संख्या कम ही रखना चाहते हैं, उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा करके कई कारण हो सकते हैं कि आपकी एफआईआर दर्ज ना की जाए और आप बड़ी मायूसी के साथ और घुटन के साथ अपने घर वापस लौट जाते हैं या तरह तरह के प्रयत्न जो हैं वो करने लगते हैं ताकि आपकी एफआईआर को दर्ज किया जा सके। मैंने देखा है कई लोगों को बहुत ही अपमानित होकर के कई बार वो पुलिस थानों से आते हैं कि उनकी जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं हो पाई। लेकिन क्या आपको पता है कि यदि कोई पुलिस थाना या पुलिस वाला आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दे तो ये उसके सर्विस के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है? जब आपको वो महत्वपूर्ण जानकारी पता हो, तभी आप उस पर भारी पड़ सकते हैं और तभी आप उसकी जो सर्विस रिकॉर्ड है उस तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप उसके इंक्रीमेंट को रोक सकते हैं, आप उसके प्रमोशन तक को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे जो साथी हैं गोवर्धन सिंह जी, राजस्थान के जाने माने एडवोकेट हैं, वो आपको पूरी प्रोसेस को कि किस तरह से जो एफआईआर है उसको लिखने से लेकर थाने जाने तक और फिर उसको दर्ज करवाने तक, और दर्ज नहीं होती है तो फिर कौन से महत्वपूर्ण कदम है जो हमें उठाने चाहिए, इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप वो आपको समझा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस जानकारी को पूरा देखें, गोवर्धन सिंह जी के एक एक वाक्य को ध्यान से समझें और आप पेन या पेंसिल से उसे नोट डाउन भी कर लें, क्योंकि हर कोई आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तो पार्ट 1 है और हम चाह रहे हैं कि इस तरह की सूचनाओं की एक श्रृंखला तैयार की जाए ताकि आपकी जो जागरूकता है वो ज्यादा मजबूत हो सके। तो ये पार्ट 1 है और दूसरे पार्ट में कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी होगी इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के अंत में। तो तब तक अपन सुनते हैं गोवर्धन सिंह जी को कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है यदि पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो। देखिए, सबसे पहले तो जो एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है थाने में, उसको ये जानकारी में रहनी चाहिए कि उसको जो दर्ज करवानी है वह प्रार्थना पत्र उसके हाथ में होना चाहिए। दूसरा, उस प्रार्थना पत्र की एक फोटोकॉपी भी उसके पास होनी चाहिए। उसका ये अधिकार है कि वह जो प्रार्थना पत्र पुलिस थाने में देगा, दूसरी प्रति पर वह रिसीव्ड ले सकता है, प्राप्ति रसीद ले सकता है। जब प्राप्ति रसीद लेगा तो पुलिस थाने के एसएचओ का यह दायित्व हो जाता है कि उस पर, चूंकि मामला संज्ञेय अपराध का, इसलिए एफआईआर दर्ज करे। कई बार पुलिस थाने में जब आपकी सुनवाई नहीं हो या एफआईआर दर्ज नहीं करे या प्राप्ति रसीद नहीं दे तो फिर आप वही प्रार्थना पत्र जो है पुलिस अधीक्षक के नाम से लिख कर दीजिए। जब आप पुलिस अधीक्षक को देते हैं तो पुलिस अधीक्षक को डाक से भी दे सकते हैं और बाई हैंड भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बाई हैंड देते हैं तो आपके पास 3 कॉपी होना चाहिए। एक कॉपी आप एसपी को दे दीजिए, दूसरी कॉपी उसके डिस्पैच सेक्शन में दे दीजिए और तीसरी कॉपी आपकी जिस पर आपके पास प्राप्ति रसीद हो। कई बार अगर आपने प्राप्ति रसीद नहीं ली तो आपके पास किसी प्रकार का एविडेंस नहीं बचेगा कि आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया था क्या। लेकिन प्राप्ति रसीद नहीं दे तो क्या करना? तो फिर आप उसी प्रार्थना पत्र को एक लिफाफे में डालिए और स्पीड पोस्ट से किसी भी डाक घर से भेज दीजिए। जब आप भेजेंगे तो उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है कि इन्होंने एक डाक प्राप्त की और उसके बाद ये एविडेंस आपके हमेशा काम आता है। ज्यादातर मामलों में जब ये ऑन रिकॉर्ड एविडेंस होती है और प्रार्थना पत्र जाता है तो मामला दर्ज हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कुछ मामलों में दर्ज नहीं हो तो उसके लिए उस मामले में हाई कोर्ट के समक्ष भी एक सीधी याचिका लाई जा सकती है। जो प्रयोग हमने एक बार करके दिखाया, वह नई बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। वह नई बात यह है कि राजस्थान पुलिस एक्ट में सेक्शन 31 वो ये कहता है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना अनिवार्य है, यानी करना ही पड़ेगा। दूसरा, उस की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को उसके सर्विस रिकॉर्ड में इंदराज करना पड़ेगा। और तीसरा, यह जो सर्विस रिकॉर्ड में इंदराज किया है इसको प्रमोशन और सिलेक्शन में कंसिडर करना पड़ेगा। हम लोगों ने एक प्रयोग किया, एक एडिशनल एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए जब दर्ज नहीं हुई
तो हम हाईकोर्ट में गए और ये कहा एसएचओ के खिलाफ ये एक्शन करिए। चूंकि सेक्शन 36 सीआरपीसी के तहत डीजीपी से लेकर एसएचओ तक सभी एसएचओ की श्रेणी में आते हैं, इसलिए सबके खिलाफ जैसे एक्शन होने की बारी आई और हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए, इन्होंने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली। इसके अलावा पुरानी परिपाटी के अनुसार जब एसएचओ और एसपी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करे तो धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत आप संबंधित न्यायालय में इस्तगासा दाखिल करके भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो महत्वपूर्ण जानकारी कि यदि कोई पुलिस वाला आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो आप कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम है जो उठा सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप इतना भारी पड़ सकते हो उस पुलिस वाले पे कि जो भी उस तरह की जो उसकी नाकामी है वो उसके सर्विस रिकॉर्ड में चढ़ जाएगी और बकायदा उसके प्रमोशन को या उसके बढ़ने वाला इंक्रीमेंट है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी जानकारी नहीं है और इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं मैं हमारे एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी का। और आपसे भी एक गुजारिश करूंगा कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को दूसरों के साथ साझा जरूर करें। ऐसा नहीं कि खुद ने देख लिया और बस देख करके बैठ गए। आपकी जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जो भी सोशल हैंडल आप यूज कर रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप वहां पर इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। ये हमारा पार्ट 1 था। जो सेकेंड पार्ट होगा वो उसमें ये जानकारी होगी कि एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन मान के चलिए पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है एफआईआर पर, या फिर गलत अनुसंधान कर रही है, या उसमें से कोई तथ्य है वो जानबूझ करके हटा रही है, जो सबूत है उनको मिटाने की कोशिश कर रही है या पेश नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, कौन से ऐसे कदम है जो आप उठा सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट में ये आपको जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए तब तक बने रहिए।